क्या? रफी जी साहब ने रवि जी आप समेत मित्रों सबको बताना चाहूंगा, नए गायकों को बहुत मौका दिया और ठीक। जहां उन्हें मिला वहां उनके रास्ते से हट गए। जैसे चेतन आनंद की एक फिल्म है, शायद वो किस्मत फिल्म है, पुनर्जन्म वाली, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना करके एक फिल्म है। तो उसमें उसमें क्या हुआ कि रफी साहब को बुलाया गया, क्या ये गाइए, तो वो गाए। अब गा रहे थे तो एक टेक के बाद दूसरे टेक, रिहर्सल, उसके बीच में, शायद टेक के बीच की बात है, उन्हें ये पता चला वो अंदर जो है ना वो गाना किसी और की आवाज में, गायक बिल्कुल नया गायक, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसकी आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था। तो अंदर वो कंट्रोल रूम में कोई सुन रहे थे, लूप लगा हुआ था, जिसको आकाशवाणी वाले स्पूल कहते हैं, वो लगा हुआ था। जी तो क्योंकि मैंने भी आकाशवाणी में काम किया है ना सब, युवाणी में जी प्रोग्राम कंपेयर के रूप में काम किया और 5 साल किया है मैंने। तो रफी साहब ने कहा ये आवाज किसकी है? अभी फाइनल टेक नहीं हुआ रफी साहब का, ये आवाज किसकी है? बोले उसकी है। अच्छा, उसकी आवाज में गाना रिकॉर्ड किया है क्या? बोले हाँ। तो पंचम को बुलाओ। आर डी बर्मन थे संगीतकार। जी जी। पंचम पर वो गुस्सा वैसे नहीं हुए, लेकिन पंचम को हम्म। बहुत ऐसे, पंचम ये गलत बात है। लोग सोचने लगे रफी साहब को जलन हुई होगी कि उसके साथ कर लिया मेरा। बोले नहीं, क्या कहा था सुनिए, आप भीग जाएंगे अंदर तक, आपकी आत्मा भीग जाएगी। बोले पंचम ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पंचम ने सोचा ये नाराज हो गए। बोले रफी साहब वो, अरे नहीं यार समझा करो, तुमने इतने अच्छे गाए, नए गायक है, उसका गाना तुम मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हो, फिर उसे कौन सुनेगा? ये गाना बहुत अच्छा गाया उसने, मेरा नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। नहीं गया, आ गए। ये नहीं कि ईर्ष्या गुस्से, इसीलिए कि अगर मैंने भी वो गा दिया तो उसका गाना हटा देंगे, उतना इतना अच्छा गाया है, उसका गाना रखो। और रखा गया वो गाना फिल्म में। इसी तरीके से मनोज कुमार की क्रांति, मनोज कुमार ने रफी साहब की आवाज ज्यादा नहीं ली है, बहुत जी कम ली है ना। अपने स्तर पर तो मनोज कुमार, रफी साहब की आवाज अपने लिए नहीं ले। दूसरी बात है वो ठीक है, पत्थर के सनम वगैरह में वो प्रोड्यूसर के और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसरार था कि यही रफी साहब ही न्याय कर पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहां जाके उन्होंने जो क्रांति फिल्म, देखिए बड़ी गजब की बात है, हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक गाना है अमर अकबर एंथोनी का, जिसमें लता जी हैं, रफी साहब है, मुकेश जी और किशोर साहब है। ठीक है। ठीक है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए। और इसमें भी देखिए सबका ट्रैक अलग अलग है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मानता, चारों गायकों का ट्रैक अलग अलग है, ऐसे लगता है 4 गाने मिलाकर ठीक किए हैं, एक मिला। ट्रैक पर नहीं गाते। तो और एक ही गाना ऐसा है जिसमें रफी साहब है, लता जी है, किशोर कुमार है और नितिन मुकेश है, ये भी गाना एक ही है। क्रांति। हाँ, जी। क्रांति, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। तो हाँ। मनोज कुमार पर नितिन मुकेश की आवाज ली गई और दिलीप साहब पर ली गई रफी साहब की आवाज। और आप ये गाना सुनिए, इसमें भी 4 या 5 ट्रैक है। और रफी साहब जब गाते हैं तो कैमरा भी वो एंगल में जाता है कि झुरझुरी छूट जाती है। तो उसमें क्या हुआ, दिग्गज थे सारे, नितिन मुकेश नए नए तो थे भाई, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊक चूक हो जाते, फिर रीटेक, फिर रीटेक, कुछ रीटेक हुए। तो किशोर कुमार साहब और लता जी तो गा के निकल लिए, रफी साहब वहां बैठे रहे। तो वहाँ लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी खैर मौजूद थे। तो प्यारे भाई ने कहा कि उनसे, नितिन मुकेश से, कि बेटा अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ऐसा करते हैं कि रफी साहब का भी कर लेते, तुम्हारा अलग से करके फिर इसको ट्रैक मिक्स कर देंगे। तो रफी साहब जो है ना वो नितिन मुकेश के पास आए, सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा चिंता मत करो, तुम जब तक नहीं गाओगे मैं यहीं बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि वो मिक्सअप होता है, क्या रफी बहुत साहब अच्छा का जी। पूरा अंतरा यूं जाके नीचे उतरते ही उसमें फिर मिक्सअप होता है नितिन मुकेश का। तो मिक्सअप के लिए तो बैठे रहे। और नितिन मुकेश बड़े भावुक होकर बताते हैं कि वास्तव में रफी अंकल जो है, जब मैंने पूरा टेक कर लिया अपना और उनका बाद में मिक्सअप वाला और हमारा हो गया, तब गए मुझे आशीर्वाद देके। कौन इतना बड़ा कलाकार साहब करता है? ये बात है रफी साहब के देहांत से थोड़े पहले की, शायद ये 79 के अंत की बात है, 80 के शुरू की बात है। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी, कलाकार तो थे ही, लेकिन इतना बड़ा आदमी होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अफसोस रह गया, ऐसे जी रफी साहब को हम किसी से कम नहीं, मैं 70 के दशक का जब आधा हिस्सा हो जाता है तब जाकर क्या हुआ तेरा वादा के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। कितनी देर से हाँ, कदर नहीं हुई, और एक सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार। देकर रह गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। वो कदर नहीं हुई। यही सारी वजह है कि पुरस्कारों पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। अब कोई भरोसा नहीं करता, आपको कोई पुरस्कार मिल जाए, आप चाहे वो सरकारी हो निजी हो, अब वो गरिमा खत्म हो चुकी है, अब उससे कोई। पुरस्कार मुझे मिला है, जब ये कोई कहता है ना
तो आजकल के हाँ लोग मुस्कुराते हैं और बेइज्जती करनी है तो सही, हंसते हैं, अच्छा पुरस्कार मिला, वो समझ जाते हैं कि आजकल कैसे क्या होता है। और ना देखिए ना, संदेह होने लगता है जी। आप देखिए ना, बिछड़े सभी बारी बारी, हाँ इस गाने को, बिल्कुल। जैसे ये हुआ था ना, राजेश खन्ना ने बंगला बड़ा खरीद लिया, उसके लिए पैसे चाहिए जी। थे, बाकी चुकाने के हाँ लिए सलीम जावेद के साथ हाँ। पहली बार बैठे तो दक्षिण की एक फिल्म ली, अब बोले यार फिल्म जमी नहीं, तो नाम मूल भी जो ही रहा सारा बदल के हाथी मेरे साथी बनाई, और गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, तो नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस गाने के लिए किशोर कुमार ने भी सुझाया एलपी को कि भाई इसके लिए आप रफी मियाँ को ही लो, और उन्होंने भी सही है। कहा, और ना उस फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार साहब ने क्या बढ़िया दिए, और वो गाना सुनने के राजेश खन्ना नहीं माने, बोले मैं हाँ नहीं गाने दूंगा, किशोर ही गाएंगे, लेकिन उन्होंने, सबने समझा, किशोर कुमार ने समझा ये गाना सिर्फ रफी मियाँ ही गा सकते हैं भाई मेरे, और जब गाने के बाद वो सुना राजेश खन्ना ने, तो और वो गाना अपने आप में पूरी फिल्म पर भारी पड़ता है, झुरझुरी सही दौड़ है। जाती है गाना सुनते समय। और मैं सही। समझता हूँ ये जो वन्य जीव संरक्षण वाले एनजीओ अपना प्रलाप करते हैं ना, इन्हें उस गाने को उस पिक्चराइजेशन समेत काम लेना चाहिए कि देखो वन्य जीवों के संरक्षण में वो पिक्चराइजेशन गाने हम्म। का, उसकी कहानी कितनी मार्मिक है। ये रफी साहब थे। शख्सियत के रूप में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं, मतलब जितने वो शानदार गायक, उनकी गायकी के जो भी मतलब आज हमारे पास गाने हैं या उनकी गायकी से जुड़े किस्से हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए किस्से हैं, वो बताते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ महान कलाकार ही नहीं, वो व्यक्ति भी महान थे। और बहुत हद व्यक्ति तक भी उनकी लाइफ एकदम नॉन कंट्रोवर्शियल रही, मतलब इतने लंबे कैरियर, मतलब 4 साढ़े 4 दशक का उनका कैरियर रहा फिल्म इंडस्ट्री में। एकदम घरेलू व्यक्ति, काम के लिए डेडिकेटेड, सबके साथ अच्छे संबंध उनके। सिर्फ 2 बार उनकी कंट्रोवर्सी, एक तो वो रॉयल्टी के समय में थोड़ा सा जो लता जी के साथ मामला आया, और जी। दूसरा एक और बार आया जब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लता जी की तरफ से क्लेम था, या जो बातें आई थी कि भाई सबसे ज्यादा गाने मैंने गाए, तब उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। और अदरवाइज वो कभी नाम भी, दोनों का ही नहीं है, असलम गए और आशा नाम दोनों भोसले के, आशा भोसले का नाम है। तो इस तरह का जीवन रहा है। और हर तरह के गाने, मतलब अगर आपको, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि आपको हिंदी सिनेमा का इतिहास अगर देखना समझना है, तो हिंदी सिनेमा के गीतों का इतिहास उठा के देखिए। गीतों का। असली हीरो हैं ये लोग जो है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एकदम घर घर तक और मन मन तक पहुंचाया है। आदमी फिल्म देख के तो चला जाता थिएटर, लेकिन वो गाने, वो आवाज, वो संगीत जो है, उसको बार बार याद दिलाता रहता है और उसको बताता रहता है कि हाँ ये फिल्में हैं और इनसे हम जुड़े हैं कहीं ना कहीं। तो सिनेमा जो है उसकी जो हमारी मूल धड़कन है वो संगीत है। आज भले ही जो है स्थितियां बहुत बदल चुकी है, संगीत जो है वो खत्म ही हो गया है, मतलब संगीत तो मर चुका है। अब कल जैसे रफी साहब का जो 100वां जन्मदिन है, जन्मशती शुरू हो जाएगी, तो मुझे अभी देखा था मैंने कि शाहिद रफी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने हम्म, इफ्फी जो हुआ था गोवा में, उन्होंने ये हम्म, अनाउंस किया था कि 24 तारीख को, जो अभी ये जन्मदिन कल आ रहा है, रफी साहब की बायोपिक अनाउंस करेंगे ऑफिशियली। अनऑफिशियली जी, तो वो कर चुके हैं। तो जी, कल इस खबर पर भी नजर रहेगी कि रफी साहब की बायोपिक जो है ऑफिशियली जो है वो अनाउंस होगी। और उमेश शुक्ला जो डायरेक्टर है, जिन्होंने ओ माई गॉड बनाई थी, हम्म, 102 नॉट आउट बनाई थी, वो हम्म। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है कल। और मुझे लगता है मैं कि मैं जी मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं, इस फिल्म के जो निर्देशक महोदय का नाम अनाउंस हुआ है, उमेश शुक्ला जी, उनसे, कि देखिए रफी साहब की जिंदगी में सबसे बड़ी बात जो थी वो दो थी, एक तो उनकी मुस्कान और दूसरे उनकी आवाज, गाने में ही नहीं, ऐसे ही बोलचाल में उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। जी तो भाई कम से कम आर्टिस्ट तो ऐसा कोई नहीं दिखता है जो वैसी आवाज रखता हो, तो किसी मिमिक्री वाले से वैसी आवाज में डबिंग करवा लेना, समझ लीजिए आधी फिल्म तो बन ही गई। वरना चेहरा मोरा जैसे ही आप वो मैं नाम भूल गया, क्या करते हैं आप लोग चेहरा बनाने के लिए, या प्रोस्थेटिक्स वगैरह जो होता है। प्रोस्थेटिक करके कर भी लेंगे, हाँ तो बोलने में, क्योंकि देखिए क्या है, मैं आपको कुछ लोगों के नाम गिनाऊं, लता जी, रफी जी साहब, और अलका याग्निक, श्रेया घोषाल,
ये लोग गाते तो जितने मीठे लगते हैं ना, बोलते तब भी उतने ही मीठे लगते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता, सिर्फ गाने में ही लगते हैं, बोलने में ऐसे नहीं लगते। बड़े मीठे लोग हैं। मतलब मैं ये समझूं कि अगर इन लोगों को लगातार जो देखते सुनते होंगे ना, पक्की बात है उन्हें शुगर की बीमारी है। मुझे तो है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बातचीत रही डॉक्टर साहब आपसे, और हमको बहुत सारी जानकारियां मिली रफी साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काम को लेकर। तो इसको हम यहीं खत्म करते हैं। आखिरी बात अगर आप रफी साहब पर कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब पर जो हमारे अभी देख रहे हैं ये प्रसारण या बाद में जो देखेंगे, वो सब के सब प्रेरित करे कुछ लोगों को कि वे रफ़ी साहब के संपूर्ण व्यक्तित्व और अलग से उनके सिनेमाई व्यक्तित्व, संगीतात्मक व्यक्तित्व को लेकर शोध अधिक से अधिक किए जाने की प्रेरणा दें। रिसर्च, अनुसंधान उन पर बहुत हो, पीएचडियाँ खूब हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी सिनेमा के संगीत से अगर रफ़ी साहब को किनारे कर देंगे, तो मानकर चलिए खूबसूरत होगा, लेकिन बुत होगा, जान उसमें नहीं होगी। यही कहते हुए मैं प्रणाम करता हूँ रफ़ी साहब को, उनकी पुण्य स्मृति में। जहाँ कहीं भी हैं, परमात्मा के श्री चरणों में रहकर अपनी गायन की शैली से, गायकी से प्रभु को प्रसन्न रखें। आपकी इन बातों के साथ ही फिर हम विदा लेते हैं, इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है।